1995 पंजाब। 3 जुलाई सन 2026 इंडिया में एक फिल्म रिलीज होती है। फिल्म का नाम है सतलुज। इस बात की कीमत चुका रहा है पंजाब। 6 महीने से ज्यादा हो गए उसको गया था। 2 दिन चलती है और फिर उस फिल्म को गायब कर दिया जाता है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से उतार दी जाती है और वजह बताई जाती है सिक्योरिटी। लेकिन बाकी पूरी दुनिया में अगर आप ये फिल्म देखना चाहें तो आज भी देख सकते हैं। कनाडा में देख सकते हैं, लंदन में देख सकते हैं, दुबई में देख सकते हैं, ट्विटर पर देख सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं, यहां तक के गुरुद्वारों में देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ इंडिया में नहीं, उस मुल्क में नहीं जहां की ये असली कहानी है और जिस आदमी की ये सच्ची कहानी है, उसने 25,000 लोगों के कातिल ढूंढ निकाले थे। उसने सबूत इकट्ठे किए और दुनिया को बताया और उसकी सजा उसे ये मिली कि उसे कत्ल कर दिया गया। उसे उसके अपने घर के सामने से उठाया गया और उसकी लाश आज तक किसी को नहीं मिली। आज की कहानी वो कहानी है जो एक मुल्क 3 साल से दफन करने की कोशिश कर रहा है, पर यह दास्तान बार बार सर उठाती है। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है सन 1990 की दिहाई में इंडियन पंजाब के शहर अमृतसर में। एक आम सा आदमी नाम जसवंत सिंह खालरा बैंक में काम करता है। 2 बच्चे हैं, एक बीवी है परमजीत। कोई लीडर नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई बागी नहीं है। एक क्लर्क जैसा आदमी जो सुबह काम पर जाता है और शाम को अपने काम से अपने घर लौट कर आता है। अपनी आम सी जिंदगी में जसवंत सिंह खालरा ने कुछ नोटिस करना शुरू किया। उसका एक दोस्त गायब हो गया, फिर एक जानने वाला, फिर मोहल्ले का एक लड़का। पुलिस उठाती थी और वो लोग कभी वापस नहीं आते थे। घर वाले ढूंढते थे, पुलिस कहती थी कि हमें नहीं पता कहां गया। हो सकता है भाग गया हो सकता है कि मिलिटेंट बन गया हो, क्योंकि उस वक्त पंजाब में सवाल पूछना जुर्म माना जाता था। लेकिन जसवंत सिंह खालरा खामोश नहीं हुआ। उसने कुछ ऐसा किया जो किसी ने कभी सोचा तक नहीं था। उसने इन लोगों को गिनना शुरू कर दिया। वो शमशान घाट जाता था, रिकॉर्ड चेक करता था, म्युनिसिपल कमेटी के कागज देखता था, लकड़ी खरीदने के बिल्स चेक करता था और वहां से उसने एक चीज देखी जिससे उसकी रूह कांप उठी। कागजों में लिखा था कि लावारिस लाश है, अनक्लेम्ड बॉडी, यानी वो लाश कि जिसका कोई वारिस नहीं है। पुलिस उन्हें लेकर आती थी, जला देती थी और फाइल को बंद कर देती थी। लेकिन जसवंत सिंह खालरा, उसने उनमें से कुछ नाम पहचान लिए। वो नाम लावारिस नहीं थे, उनके घर वाले थे, उनके माँ बाप थे जो अभी तक थाने के चक्कर लगा रहे थे, जो उन्हें ढूंढ रहे थे, जो उनका इंतजार कर रहे थे कि उनका बेटा एक ना एक दिन लौट आएगा। उनके बेटे को पुलिस कब का जला चुकी थी और उन्हें बताया तक नहीं गया था। जसवंत सिंह खालरा गिनता गया, एक शमशान घाट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और जब तक तहकीक मुकम्मल हुई उसके सामने जो नंबर आया वो इतना भयानक था कि लिटरली सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। 25,000 लोगों को उठाया गया, मारा गया, उन्हें चुपचाप जला दिया गया, बगैर किसी रिकॉर्ड के, बगैर किसी घर वालों के बताए हुए, लावारिस लिखकर। अब जरा 1 मिनट के लिए आप जरा ये सोचें कि आपके हाथ में इतना बड़ा सबूत आ जाए। आप जानते हैं कि इन लोगों को जिन्होंने उठाया है उनके पास ताकत है, बंदूक है, उनके पास सरकार की, रियासत की हिमायत है, और आप सिर्फ एक बैंक के मुलाजिम हैं, तो आप क्या करते? जसवंत सिंह खालरा ने सबूत दुनिया के सामने रखने का फैसला किया। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया और फिर वो कनाडा गया और वहां की पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर उसने सब कुछ बयान किया। कनाडा ने उससे कहा कि यहाँ रुक जाओ, तुम्हें हम यहाँ पनाह देने को तैयार हैं, तुम्हारी जान को वहां पर खतरा है, यहाँ तुम महफूज रहोगे, तुम्हारा खानदान महफूज रहेगा। और जसवंत सिंह खालरा ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि मेरा काम
अभी पूरा नहीं हुआ। वो वापस आया पंजाब में, वापस आया अपने घर में, अपनी मौत की तरफ, अपने उस इलाके में जहां वो शायद जानता था कि उसके साथ क्या होगा। 6 सितंबर 1995 को अमृतसर की एक सुबह जब जसवंत सिंह खालरा अपने घर के बाहर अपनी गाड़ी धो रहा था तो एक गाड़ी आई, लोग उतरे, उसे उठाया और उसके बाद जसवंत सिंह खालरा को आज तक किसी ने नहीं देखा। उसके साथ वही हुआ जो उसने 25,000 लोगों के साथ होते हुए डिस्कवर किया था। उसे उठाया गया, उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसे मार दिया गया और उसका जिस्म मिटा दिया गया। उसकी उम्र उस वक्त 42 साल थी और उसकी लाश आज तक 31 साल बाद तक किसी को नहीं मिली। लेकिन यहां पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि जसवंत सिंह खालरा की जो बीवी थी परमजीत कौर, उसने हार नहीं मानी। एंड समटाइम्स इट रियली गिव्स मी गूज बम्स। उसकी वजह ये कि अगर औरत ठान ले कि उसने कुछ अचीव करना है, उसने इंसाफ के लिए खड़ा होना है, अपने शौहर के लिए खड़ा होना है, तो लिटरली दुनिया की कोई ताकत उसके आगे नहीं आती। परमजीत कौर ने हार नहीं मानी है, वो लड़ती रही, एक अदालत से दूसरी अदालत सालों साल लड़ती रही। उसने इंडिया के सबसे बड़े तहकीकाती इदारे CBI, जो इंडिया की सबसे बड़ी एजेंसी है, उसको ये केस टेकअप करने पर मजबूर कर दिया और आखिर में उन पुलिस वालों को उसके शौहर के नाजायज कत्ल के ऊपर उम्र कैद की सजा हुई। यानी एक औरत ने एक रियासत की पुलिस को अपने शौहर के नाजायज कत्ल पर हिला डाला। अब इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, इस फिल्म की जो अपनी कहानी है वो जसवंत सिंह खालरा की कहानी से कुछ ज्यादा अजीब नहीं है, क्योंकि इस फिल्म की अपनी कहानी बहुत अजीब है। इस फिल्म का पहले नाम रखा गया घल्लू घारा। ये पंजाबी का एक लफ्ज है जिसका मतलब है कत्ले आम। वो कत्ले आम जो सिखों के साथ इंडिया में दिहाइयों से हो रहा है। सेंसर बोर्ड ने कहा कि ये नाम नहीं चलेगा, इस नाम को बदलो। लिहाजा फिल्म डायरेक्टर्स ने इस नाम को बदल दिया। उन्होंने फिर इस फिल्म का नाम रखा पंजाब 95। सेंसर बोर्ड ने कहा ये नाम भी नहीं चलेगा, इस नाम को भी बदलो। और फिर उन्होंने एक बार फिर इस नाम को बदला और नाम रखा सतलुज, एक दरिया का नाम, एक बेजरर, बेमानी, एक खूबसूरत नाम जिससे किसी को कोई इख्तिलाफ ना हो। जरा गौर से एक बात को समझने की कोशिश करें कि एक फिल्म जिसका नाम कत्ले आम है, वो कत्ले आम के बारे में उसके नाम से कत्ले आम को ही हटा दिया जाए, एक बेजर्रा सा नाम रख दिया जाए ताकि दुनिया तक ये पैगाम ना पहुंचे। और यही इस फिल्म की असल कहानी है। ये सिर्फ फिल्म बैन करने की बात नहीं है, ये उस लफ्ज को मिटाने की बात है कि जिसके ऊपर आज इंडिया का कल्चर खड़ा है, इंडिया की सच्चाई खड़ी है कि इंडिया में माइनॉरिटीज का साइड होता था, हो रहा है और होते रहने का अंदेशा है। अब जरा मैं आपको लेके चलता हूं थोड़ा और कहानी की तरफ। अब जरा आप एक बात सोचें कि अगर एक फिल्म के नाम से इतना डर क्यों है, एक दरिया के नाम पर उसका नाम क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये फिल्म एक ऐसे जख्म को खोलती है जिसे इंडिया की गवर्नमेंट्स 40 साल से दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसको समझने के लिए आपको तारीख में थोड़ा पीछे जाना होगा। जून 1984 में जब इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल पर हमला किया, अमृतसर का दरबार साहिब, सिखों की सबसे मुकद्दस जगह, वहां पर टैंक्स, तोपें चला दी गई उस मुकद्दस मकाम के अंदर। और यहां से ऑपरेशन ब्लू स्टार का आगाज हुआ और उसमें मिलिटेंट्स के साथ साथ सैकड़ों जियारत करने वाले मासूम लोग भी मारे गए जो वहां पर सिर्फ इबादत के लिए आए थे। सिख कम्युनिटी के लिए ये सिर्फ एक फौजी ऑपरेशन नहीं है, ये उनकी रूह पर हमला है। आप जरा इमेजिन करें, एक मिनट के लिए सोचें कि नौजुबिल्ला अगर खाना काबा पर कोई तोपें लेकर, टैंक लेकर घुसने की कोशिश करे तो आपकी क्या हालत होगी। ये वो जख्म है जो इंडियन गवर्नमेंट्स ने, इंडिया की एलीट्स ने सिख कम्युनिटी को दिए हैं और ये जख्म इतने आसानी से कभी भरते नहीं। और फिर 1984 में
उसी साल इंदिरा गांधी के अपने सिक्योरिटी गार्ड्स, उनके अपने सिख बॉडीगार्ड ने उसे गोली मार दी। और उसके बाद जो हुआ वो इंडिया की तारीख का शर्मनाक तरीन बाब है। दिल्ली की गलियों में सिखों को चुन चुन कर मारा गया, उन्हें जलाया गया, उनके घर जलाए गए, उनकी दुकानों को लूट लिया गया, सिर्फ इसलिए कि उनके सर पर पगड़ी थी और उनकी दाढ़ी थी। हजारों लोग चंद दिनों में मार डाले गए और पुलिस देखती रह गई। और इसको सिर्फ मैं नहीं, खुद सिखों की सबसे बड़ी मजहबी कम्युनिटी, उनकी अथॉरिटी अकाल तख्त कहती है कि ये नस्लकुशी है, जेनोसाइड है। और उसके बाद 1984 से लेकर 1995 तक पंजाब में ये 11 साल, पूरी एक दिहाई, जब पुलिस को खुला हाथ दे दिया गया कि उठाओ, पूछो, मार डालो, जला दो, लावारिस लिख दो। और उसी दिहाई को, उसी गिनती को जसवंत सिंह खालरा ने कागज पर उतारना शुरू किया। अब मैं आपको इस पूरी कहानी का एक और जाविया देता हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद फिर आप खुद फैसला कीजिए कि सच्चाई कहां बेस करती है। वो मुल्क इंडिया, वही सेंसर बोर्ड, वही सरकार। एक और फिल्म आई और इस फिल्म का नाम है द कश्मीर फाइल्स। मुसलमानों को विलन बनाकर पेश किया गया, नफरत फैलाई गई। उस फिल्म के साथ क्या हुआ? बैन हो गई? हरगिज नहीं, उस फिल्म को बैन नहीं किया गया, उसको कई रियासतों में टैक्स फ्री कर दिया गया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद इस फिल्म की तारीफ की, सरकारी तौर पर स्क्रीनिंग्स की गई और उस फिल्म के डायरेक्टर को सेंसर बोर्ड का मेंबर बना दिया गया। वही बोर्ड जो दूसरी फिल्मों को तो रोकता है, लेकिन इस तरह की फिल्मों के साथ और ट्रीटमेंट किया जाता। और उसके बाद फिर एक और फिल्म आई द केरला स्टोरी। उसमें दावा किया गया कि हजारों लड़कियां जबरदस्ती मजहब बदल कर ले जाई जा रही हैं। और जब अदालत में उसके बारे में लोग पहुंचे तो अदालत ने पता क्या कहा? अदालत ने कहा कि इस फिल्म पर एक डिस्क्लेमर डाल दें कि ये ओरिजिनल कहानी नहीं है। यानी अदालत ने कहा कि तुम्हारे नंबर्स झूठे हैं, और उसके बावजूद वो फिल्म टैक्स फ्री हो गई। सरकार की सरपरस्ती मिली, नेशनल अवार्ड तक जीता उस फिल्म ने। और ये एक और कहानी कि सतलुज मूवी, 3 साल से इस फिल्म को रोकने की कोशिश की, सेंसर बोर्ड ने रोका। 120 से ज्यादा कट्स मांगे, नाम बदल दिया गया, फिल्म मेकर्स ने इनकार कर दिया। और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो 48 घंटे के अंदर इसे उतार दिया गया। इसी तरह इंडिया में एक और फिल्म आई संतोष के नाम से। ये यूके की ऑफिशियल ऑस्कर की एंट्री थी, पूरी इंडियन कास्ट है, हिंदी में है। ये फिल्म पुलिस तशद्दुद पर और जात पात पर बनाई गई थी। इतने कट्स मांगे गए कि डायरेक्टर ने कहा कि इतने कट्स नामुमकिन है, इंडिया में ये फिल्म आज तक रिलीज नहीं हो सकी। और उसके बाद फिर एक और फिल्म बनी, इस फिल्म का नाम है 30। ये कश्मीरी मुसलमानों की 3 नस्लों की कहानी है। नेटफ्लिक्स ने खुद इस पर पैसा लगाया और फिर 2022 से इसे दबा कर रखा है। बीबीसी ने डिसाइड किया कि वो नरेंद्र मोदी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। मोदी सरकार इतना डर गई कि इमरजेंसी कानून बनाना पड़ा सिर्फ इस डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करने के लिए। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने देखने की कोशिश की तो पुलिस आ गई, टीयर गैस चली और गिरफ्तारियां हुई। तो सवाल यह है कि जो फिल्म एक कौम को विलन बनाए वो टैक्स फ्री हो जाती है, और जो रियासत को आईना दिखाए वो बैन हो जाती है। ये सेंसर बोर्ड है या आइडियोलॉजी का कत्ल? अब जरा यहां पर ये बात समझें कि इंडिया, जिसके अपने आईन में लिखा है कि वो एक सेक्युलर मुल्क है, सबके लिए बराबर है, उसकी आबादी की जरा परसेंटाइल देखें, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि इंडिया में 80% हिंदू है, 14% मुसलमान है और सिर्फ 2%, लिटरली 2% सिख कम्युनिटी है। यानी यहाँ पे ये याद रखना है कि ये जो मुसलमान है 14%, ये तकरीबन 20 करोड़ बनते हैं। यानी बहुत से मुस्लिम ममालिक की आबादी से ज्यादा है। और सिख कम्युनिटी सिर्फ 2% है जो कि पंजाब में मौजूद है। अब जरा वो मशीन देखें कि जो इनकी आवाज को बंद करती है। 2 इंडियन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने बेंगलुरु में बैठकर सेंसर बोर्ड का डेटा निकाला। वो उनको मिला क्या? उनको जो मिला वो लिटरली आपको परेशान कर देगा। वो कहता है, ये डेटा कहता है कि 2017 से लेकर 2025 के दरमियान सेंसर बोर्ड ने फिल्मों में
तकरीबन 1 लाख कट्स मांगे, 1 लाख कट्स, और ये तकरीबन 18,000 फिल्मों में है। 2021 में वो अदालत जहां पर फिल्म मेकर सेंसर बोर्ड के खिलाफ जा सकता था, उसे खत्म कर दिया गया। अब उसको डायरेक्टली हाई कोर्ट जाना पड़ता है, यानी सालों का खर्चा करना पड़ता है, लाखों का खर्चा करना पड़ता है, और टाइम अलग जाया होता है। प्रेस की आज़ादी में आज 180 मुल्क में से इंडिया 150वें नंबर पर है। ये किसी मजबूत जमहूरियत का रवैया नहीं है, ये एक खौफजदा रियासत का रवैया है। क्योंकि जो कुछ इंडिया कर रहा है ये कुछ नया नहीं है, ये तारीख में बार बार हो चुका है, और उसका नतीजा हमेशा एक ही निकलता है। एक बुनियादी सी बात यहाँ पर समझ लें, जब एक मुल्क में बहुत सी कौमें रहती है, बहुत से मजहब के मानने वाले साथ रहते हैं ना, तो उन्हें जोड़ने के लिए क्या चीज़ होती है? उन्हें सिर्फ एक चीज़ जोड़ती है कि कानून और रियासत सबके लिए बराबर है, किसी एक की नहीं है। अब देखिए कि ये दुनिया में किस किस ने अपने सोशल फैब्रिक को बचाने की कोशिश की। कनाडा, जहां पर हर मजहब के लोग पार्लियामेंट में हैं, कैबिनेट में हैं। स्विट्जरलैंड, जहां पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट सदियों तक लड़ते रहे, और फिर एक ऐसा निजाम आया जहां पर कोई किसी पर हावी नहीं हो सकता। ये मुल्क पुरअमन इसलिए नहीं है कि वहां पर इख्तलाफ नहीं है, बल्कि इसलिए है कि वो अक्सरियत का साथ नहीं देते। और अब जरा वो देखें कि जहां पर इस सोशल फैब्रिक को तबाह किया गया। सबसे बड़ी मिसाल श्रीलंका। 1956 सिन्हाली अक्सरियत ने एक कानून पास किया कि सिन्हाला ओनली, सिर्फ हमारी जबान, तामिल अकलियत की जबान, उनका दर्जा, सब कुछ खत्म। तो फिर मकसद था क्या? मकसद था कौम को एक बनाना, लेकिन नतीजा क्या निकला? 30 साल की एक खाना जंगी हुई, एक मुल्क तबाह हुआ, और वो तामिल बागी जिसके लिए ये कानून बनाया गया था वो पैदा हो गए। यानी तामिल टाइगर्स का वजूद हो गया, वो मिलिशिया जो कि पहले मौजूद ही नहीं था। यूगोस्लाविया आपके सामने, एक मुल्क जहां बहुत सी कौमें साथ रहती थी। फिर लीडर्स ने अक्सरियत का साथ देने का फैसला कर लिया, लोगों ने हथियार उठाए, मुल्क पाक नहीं हुआ, मुल्क खत्म हो गया, नस्ल कशी शुरू हो गई। मैं ये वीडियो इंडिया को कोई नीचे दिखाने के लिए नहीं बना रहा, ये वीडियो मैं आपको इसलिए बनाकर दे रहा हूं ताकि आपको मैं ये बात समझा सकूं कि मजहब के अंदर किसी एक मजहब का साथ देना, अक्सरियत परस्ती करना, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो या क्रिश्चियन हो, हर रियासत के अंदर से उसको खोखला कर देता है। ये इंसानी उसूल है और हम खुद इसका तजर्बा कर चुके हैं। इंडिया का सोशल फैब्रिक जेनोसाइडल है और हेंस इंडिया इज अ फेल्ड स्टेट। आज पाकिस्तान को अक्सर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, खास तौर पर ये इंडियन स्पॉन्सर्ड एजेंडा आता है और कहा जाता है कि पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। आपको एक बात समझनी चाहिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान का प्रॉब्लम पाकिस्तान का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। पाकिस्तान तारीख में उसी दौर से गुजर रहा है जहां पर 1990s में इंडिया गुजरा था। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स गुड फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी से एक दिन, एक महीना, एक साल में हल हो जाते हैं अगर नियत हो तो। लेकिन जो सोशल फैब्रिक है ना, ये सोशल फैब्रिक एक बार खराब हो जाए तो फिर नस्लें लगती हैं दोबारा हार्मनी क्रिएट करने के लिए। दुनिया की तारीख गवाह है कि जब किसी हुकूमत ने यह फैसला किया कि मुल्क सिर्फ एक ही ग्रुप का है तो एक ही चीज उसने डिस्कवर की कि अक़लियत को दबाने से वो इत्तेहाद कभी नहीं मिलता जो उनको वादा दिया जाता है। उससे सिर्फ मज़ाहमत पैदा होती है, मज़ाहमत से बेचैनी पैदा होती है और बेचैनी से वो मुल्क टूटने लगता है। और सबसे अहम बात, जो हथियार अक़लियतों को चुप कराने के लिए बनाया जाता है वो आखिर में सब पर तान दिया जाता है। जो सेंसर बोर्ड आज एक सिख की फिल्म को दबाने की, उसको दफन करने की कोशिश कर रहा है, वो कल को हर उस चीज को दफन करेगा जो ताकतवर को नापसंद है, चाहे फिर वो हिंदू की बनाई हुई हो कि मुसलमान की बनाई हुई। और खालरा की कहानी इस बात को 2 बार साबित करती है। रियासत ने खालिस्तान मूवमेंट को कुचलना चाहा, उस कुचलने के अमल ने खालरा का
जसवंत सिंह खालरा का सबूत पैदा कर दिया। उन्होंने जसवंत सिंह खालरा के सबूत को मिटाने की कोशिश की। उस सबूत ने इस मूवी को, इस फिल्म को पैदा कर दिया। इन्होंने फिल्म को रोकने की कोशिश की। आज एक दुनिया देख रही है। प्रेशर हमेशा जब भी बढ़ाया जाता है, उससे यादें और मेमोरीज और जख्म ट्रिगर होते हैं, जिसे वो मिटाने की कोशिश करते हैं, वो और ज्यादा उजागर हो जाता है। अब जाते जाते आपको एक मंजर दिखाता हूं, एक ऐसा मंजर कि जो इस वक्त इंडिया के सूबे पंजाब में चल रहा है। गुरुद्वारों के अंदर लोगों ने चादरें लगाई हुई हैं, गांव के हॉल्स में प्रोजेक्टर लगे हुए हैं और वहां बैठकर बुजुर्ग, औरतें और बच्चे वो ये फिल्म देख रहे हैं। एक गुरुद्वारे में, एक गांव में सैकड़ों लोग जमीन पर बैठकर उस आदमी की कहानी देख रहे हैं जिसे वो जानते तक नहीं है। इंटरनेट पर लोग बार बार यूट्यूब पर लिंक्स डाल रहे हैं, इस मूवी को अपलोड करते हैं। इंडिया की सरकार एक लिंक गिराती है, 10 मिनट में दूसरा अपलोड हो जाता है, वो दूसरा गिराती है, तीसरा अपलोड होता है, वो तीसरा गिराती है, चौथा अपलोड हो जाता है। और जसवंत सिंह खालरा, उसने एक बार कहा था कि एक चिराग बुझा भी दिया जाए तो उसकी रोशनी कभी कम नहीं होती, वो दूसरे चिरागों तक पहुंच जाती है। उन्होंने उसका जिस्म जला दिया, उसकी लाश को गुमा दिया, उसकी लाश आज तक किसी ने नहीं देखी। उन्होंने उसका नाम फाइलों से हटा दिया, उसकी फिल्म का नाम बदल दिया, उस पे कट्स लगा दिए, कत्ले आम से एक दरिया का नाम रख दिया गया। और 31 साल बाद, 33 साल के बाद उसकी कहानी उसके अपने मुल्क के गुरुद्वारों में चादरों पर चढ़ रही है और दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में देखी जा रही है सिवाय उसके अपने मुल्क के। क्योंकि सच को आप बदलने की जब कोशिश करते हैं ना, तो सच आपको बदल देता है। सच को आप दबा सकते हैं, सच का आप नाम बदल सकते हैं, सच पर आप कट्स लगा सकते हैं, लेकिन सच को आप कभी मिटा नहीं सकते। और जो कौम ये बात नहीं समझती, वो तारीख नहीं लिख रही होती, वो अपना ज़वाल लिख रही होती है। शायर ने कहा था ना कि बेजामो सबू कोई मुलाकी नहीं रहता, बेजामो सबू कोई मुलाकी नहीं रहता, बिन हल्के रिंदा कोई साकी नहीं रहता। जो कौम भुला देती है तारीख को अपनी, उस मुल्क का जोग्राफिया बाकी नहीं रहता।